जी हाँ दोस्तों, आपने एक हिंदी की लोकोक्ति सुनी होगी कि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों मैं इसे इस तरीके से कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ दोस्तों कि पुनः पछताओ नहीं तो चिड़िया चुग जाएगी सारा खेत। दोस्तों जो है पुनः उठो, अपने खेत की रक्षा करो। दोस्तों खेत आपका है, चिड़िया बाहरी है, बस चिड़िया को भगाना है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में इस कहावत को सही मान लेते हैं कि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। दोस्तों मैं कहता हूँ पछताने से फ़ायदा होगा, आपका पूरा फ़ायदा होने वाला है। खेत आपका इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों आप अपनी निगेटिव जो सोच आपकी है उसे बस आपको हटाने की ज़रूरत है। बहुत लोग इसे सही मान करके अपने जीवन को दोस्तों तबाह कर देते हैं। पुनः आप उठिए, खेत आपका है, बस आपको जो है एक साहस से पुनः जो है काम करने की ज़रूरत है। आप अपने अंदर के निगेटिव जो विचार हैं उसको निकाल फेंकिए, पुनः उसके ऊपर काम करिए। तब तक प्रयास करते रहिए जब तक कि आप मंजिल तक न पहुंच पाएँ। तो दोस्तों मैं हूं संजय सिंह यादव और आप सभी का जो है लर्निंग अड्डा 21 में स्वागत है। और आज हम जो है एक सामान्य विज्ञान के यानी भौतिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं, जिसे प्रकाश के नाम से जाना जाता है, लाइट। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि चाहे एग्ज़ाम टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है लाइट से आता है। तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हो, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो, आपका टेट हो, सुपर टेट हो, या आपका जो है एनी हो कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न बन कर के आते ही आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बीच में छोड़ने की ना कोशिश करें, क्योंकि यह वीडियो अपने आप में इसके अंदर जो क्वेश्चन का जो कॉम्बिनेशन किया गया है वो बहुत ही यूनिक है, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि आपने इसको बीच में छोड़ा तो आप बिल्कुल पछताओगे। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चनों पर फोकस करता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि तड़ित की चमक गर्जन से पूर्व सुनाई देती है क्यों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने का समय। अब देखो आप, प्रकाश तरंग जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य व वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है। गाड़ी की हेडलाइट या सर्च लाइट या ईएनटी के डॉक्टर जो है किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोमान, समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। और खतरे का सिग्नल जो होता है, जो खतरे का सिग्नल होता है वो लाल रंग का ही क्यों बनाया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंतर्गत जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बार नहीं बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए सीधा हम लोग एक एक क्वेश्चन को जो है उसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए, और आप जो है आपसे यही निवेदन है कि यह एक मास्टर वीडियो है और इस वीडियो में जो प्रश्न यहाँ पे लिखे गए हैं शायद वो आपको अच्छे से न दिखें, उसके मतलब को आप न समझ पाएँ, क्योंकि ये मेरे द्वारा कोड किया गया है। कोड क्योंकि ये वीडियो बड़ा है तो इसलिए जो है, और आपको पता ही है कि मैं अपने जो है कंटेंट से कोई समझौता नहीं करता, चाहे वीडियो जितनी भी बड़ी हो जाए, मैं उसमें कोई समझौता करने वाला नहीं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, थैंक यू। तो फिर दोस्तों हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। पहला क्वेश्चन देखो, वास्तव में प्रकाश क्या है। तो देखिए प्रकाश आप जैसा कि सभी जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है जो वस्तुओं को देखने में सहायक है। भाई अगर वस्तुएं हमें दिखती हैं तो लाइट की वजह से दिखती हैं, प्रकाश की वजह से दिखती हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने की है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। देखिए जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनको संचरित होने के लिए जरूरी नहीं है कि माध्यम चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वह निर्वात से होते हुए ही तो माध्यम में प्रवेश करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारी लाइट है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो हम, अगर परीक्षा में यह भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊष्मीय विकिरण जो है कौन सी तरंग है, तो जो ऊष्मीय विकिरण होती है ना वो आपकी जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। और आपको पता ही है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो जो पृथ्वी पर आता है ना, तो वो आता है तो वो किस माध्यम से आता है, वो चालन होता है कि संवहन होता है कि विकिरण। तो आपको यह भी प्रश्न पूछा गया है, वो विकिरण के यानी उसे हम विकिरण के माध्यम से बोलते हैं, विकिरण द्वारा। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ पता चला कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन लग रहा है, कह रहा है कि सूर्य से लगातार ऊर्जा का, अब प्रश्न आया है कि सूर्य से लगातार ऊर्जा के उत्सर्जित होने का क्या कारण है। आखिरकार सूर्य के पास ऐसी कौन सी क्रिया होती है कि वहां से जो है अनवरत रूप से जो है ऊर्जा एवं प्रकाश निकलता रहता है। तो दोस्तों याद रखना है आपको पता है कि सूर्य के पास नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि हाइड्रोजन के हल्के हल्के तत्व होते हैं, हाइड्रोजन का तत्व हल्का होता है, और सूर्य के पास उच्च ताप की वजह से, उच्च ताप के कारण इन जो है हाइड्रोजन के छोटे नाभिक आपस में संलयित होकर के हीलियम के नाभिक का निर्माण कर देते हैं। कहने का मतलब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा सूर्य के पास अपार ऊर्जा जो है निर्मित होती रहती है। दोस्तों तो आपको किस पे टिक लगाएंगे, नाभिकीय संलयन। आगे है कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग, ध्यान देना है, प्रकाश का जो सर्वाधिक वेग कहाँ होता है, तो प्रकाश की जो सर्वाधिक चाल होती है वो आपकी जो है कहाँ होती है, निर्वात में होती है। एक चीज ध्यान देना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। जब प्रकाश माध्यम में आता है तो उसकी चाल धीरे धीरे अवरोध होने लगती है, यानी निर्वात की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसी में देखिए संचरण का माध्यम, देखिए संचरण का कारण क्या है। देखिए अब अगर इस तरीके से प्रश्न पूछ दिया जाए कि भाई जो प्रकाश होता है वो निर्वात में भी संचरित होता है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि निर्वात में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है, तो आप देख पा रहे हो कि संचरण का कारण, वो निर्वात में प्रकाश के संचरण का कारण क्या है, तो उसका कारण जो है ना वो जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग होने का कारण है। यानी आपको मैंने पहले ही बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो इसको माध्यम की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, तो इसलिए आपका जो है ठीक है। तो संचरण का कारण जो है विद्युत चुम्बकीय गुण जो इसका है। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैव प्रकाश स्रोत क्या है। अब देखिए जैव प्रकाश, आपने तो प्रकाश का स्रोत सुना है, लेकिन जैव प्रकाश यानी ऐसे जीव जो प्रकाश देने का काम करते हैं, तो उन जीवों को हम लोग जैव प्रकाश जीव की श्रेणी में रखते हैं। देखिए जैव प्रकाश स्रोत क्या है, ऐसा जीव जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तो प्रकाश का उत्सर्जन करने वाला जो जीव है ना, वो आपने देखा होगा जुगनू। जुगनू जो है रात में, जुगनू को रात में आप देखो तो लगता है वो टार्च बार रहा है। ठीक है, तो जुगनू एक ऐसा जो है जीव है जो जैव प्रकाश का स्रोत उत्पन्न करने वाला यह जीव है जो लाइट उत्पन्न करता है। ठीक है, बहुत सारे मतलब ये जुगनू ही एक ऐसा जीव आप देखते हैं जो लाइट उत्पन्न करने का काम करता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कहता है आगे कह रहा है प्रकाश किरणों की प्रकृति क्या है। देखिए यह क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश किरणों का नेचर क्या होता है। तो देखिए प्रकाश किरणों का जो नेचर होता है ना वो दोहरा नेचर होता है। यह प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है और कण के रूप में भी चलता है, यानी प्रकाश का जो गुण है वो दोहरा है, यानी तरंग के रूप में भी चलता है और कण के भी रूप में चलता है। तो आप जब भी आएगा परीक्षा में तो कहेंगे प्रकाश का गुण दोहरा होता है। अब आगे कह रहा है, आगे का क्वेश्चन बोले जा रहा है चंद्रमा किस प्रकार का पिंड है। तो जो हमारा चंद्रमा है ना वो जो है अप्रदीप्त में आता है, क्योंकि देखिए आपको पता है कि चंद्रमा खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, तो इस नाते से इसे अप्रदीप्त, चंद्रमा किस प्रकार का पिंड है, तो एक अप्रदीप्त पिंड है, क्योंकि सूर्य आपका प्रदीप्त में आता है, दीप्त में आएगा, और यह जो है चंद्रमा अप्रदीप्त में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रकाशिक गेज किस सिद्धांत पे काम करता है। देखिए जो प्रकाशीय गेज होता है ना वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो वो परावर्तन के सिद्धांत पे। देखिए परावर्तन क्या है, धीरे धीरे चीज़ों को जानते चलें। आपको पता है कि प्रकाश का माध्यम के कण, देखिए प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का यही नियम है कि जो आपतन कोण होता है उसका मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज आपतन कोण अगर परावर्तन कोण के मान के बराबर हो गया तो वही आपके परावर्तन
यानी इसका मतलब कि वहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तड़ित की चमक, यानी आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो जो बिजली चमकती है तो बिजली की जो तड़क है वो बिजली की तड़क जो होती है, जो गर्जन होती है, देखिए वो जो है, देखिए तड़ित की चमक गर्जन से पहले सुनाई देती है। तो गर्जना हमें बाद में सुनाई देती है लेकिन चमक पहले दिखाई देती है। इसका कारण क्या है दोस्तों कि जो ध्वनि का वेग होता है ना वो प्रकाश के वेग से कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चमक है ना उसमें प्रकाश होता है तो प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से ज़्यादा होता है। तो इसीलिए पहले हमें चमक दिखाई पड़ती है तब बाद में जो है गरज सुनाई पड़ती है, यानी ध्वनि सुनाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि ध्वनि का वेग कम है, प्रकाश का वेग ज़्यादा, इसलिए चमक पहले सुनाई देती है, गरज बाद में। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश दोस्तों पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी का, देखिए सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है बार बार, 8 मिनट 20 सेकेंड, कहीं पर 8 मिनट ही दिया होगा तो आप 8 मिनट को भी टिक मार सकते हैं। आगे है प्रकाश तरंग जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। ध्यान देना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरणें जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उसमें उसका क्या परिवर्तित होता है, क्या अपरिवर्तित रहता है। तो ध्यान देना आप, देखिए प्रकाश के अंदर ये 3 चीज़ें होती हैं। देखिए प्रकाश एक तरंग है तो निश्चित रूप से आवृत्ति होगी, तरंग दैर्ध्य भी होगा और प्रकाश के अंदर वेग भी होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश एक जो है तरंग के रूप में चलता है तो इसका मतलब आवृत्ति भी होगी, तरंग दैर्ध्य भी होगी और वेग भी होगा। तो देखिए इसकी आवृत्ति वही रहती है, बाकी चीजें इसकी बदलती रहती हैं। तो क्या नहीं बदलेगा? अगर परीक्षा में पूछेगा कि प्रकाश का क्या नहीं, कौन सी चीज अपरिवर्तित रहती है, क्या निम्न में क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो आप कहेंगे आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, आवृत्ति वही रहती है, बाकी तरंग दैर्ध्य और वेग जो है उसका जो है प्रकाश का बदलता रहता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन कि जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो प्रकाश ऊर्जा होती है वह किस रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो मेरे भाई वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। याद रखना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो प्रकाश की जो ऊर्जा है, जो सूर्य की ऊर्जा है, वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है जो समस्त जीव जगत के लिए कार्य करती है। अब अगला है विसर्जन लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है। तो ध्यान देना है आप, विसर्जन का जो लैंप होता है इसमें नियान गैस भरी जाती है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तालाब की आभासी गहराई जो होती है वो वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। जैसे कोई तालाब है ना तो उसकी जो वास्तविक गहराई होगी वास्तविक गहराई जो होती है ना, जो आभासी गहराई है वो वास्तविक से कम प्रतीत होती है। लगता है कि कम गहरा है लेकिन वास्तव में वास्तविक गहराई ज़्यादा होती है। तो यह किस कारण से होता है? तो यह अपवर्तन के कारण किरणें ऊपर आती प्रतीत होती है। यानी यह जो जैसे वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होना जो है यह अपवर्तन के कारण से ऐसा होता है। यानी जब प्रकाश की किरणें पानी के द्वारा, यानी अपवर्तन के कारण, यानी पानी, देखिए अपवर्तन के कारण किरणें ऊपर आती प्रतीत होती हैं तो लगता है कि वो अपवर्तन की वजह से लगता है कि वो ऊपर। जैसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एक मछली है और वो जो है तालाब में है और एक मछुआरा उस पर निशाना बाहर से लगा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा उसको? जहां उसको प्रतीत हो रहा है उसके नीचे उसको दबाना पड़ेगा कि ऊपर? तो मेरे भाई आपको पता है कि जब आप बाहर से जो है तालाब के अंदर मछली को देखेंगे तो उसकी जो आभासी गहराई जो हमें आभास होगा उसकी वास्तविक गहराई जो होगी उससे ज़्यादा होगी। इसका मतलब आपको जो है क्या करना होगा? निशाना नीचे की तरफ लगाना होगा, यानी आभासी से थोड़ा नीचे। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया, यही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछेगा। यह इसको भी लेके पूछ सकता है, तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है, किस कारण से? तो बताएंगे आप अपवर्तन कर, यह अपवर्तन की घटना की वजह से।
ठीक है। अब देखिए अपवर्तन क्या है, समझ लीजिए जब प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो क्या करती हैं, अपने मूल पथ से विचलित हो जाती हैं, यानी जितना उसका आपतन कोण बनता है उतना अपवर्तन कोण नहीं बन पाता। इसका वजह यह है कि माध्यम अलग अलग होते हैं और अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग होती है। जब प्रकाश की चाल अलग अलग हुई तो उसके अपवर्तनांक भी अलग अलग होंगे और उसकी तरंग दैर्घ्य भी बदल जाएगी। और अगर ध्यान देना आप, अगर तरंग की चाल बदलेगी तो तरंग दैर्घ्य भी बदल जाएगी। एक क्वेश्चन बार बार आता है कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है मेरे भाई, तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि प्रकाश के सातों रंगों में, देखिए प्रकाश के 7 रंग होते हैं। लाल रंग की तरंग, देखिए वो मैं बता ही दिया आपको कि प्रकाश के, आपको पता है कि प्रकाश के अंदर 7 रंग होते हैं। उन 7 रंगों में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला जो रंग है वो लाल है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला जो रंग है वो बैगनी है। और एक चीज ध्यान देना, इन 7 रंगों के जो बीच में आने वाला जो रंग होता है वो कौन सा रंग होता है, यह भी बार बार पूछा गया है कि इंद्रधनुष का जो सबसे मध्यवर्ती रंग होता है वो कौन होता है मेरे भाई। तो उसको अच्छे से तैयार रखना कि इंद्रधनुष का जो मध्यवर्ती रंग होता है वो हरा होता है, ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब देखिए, अब एक चीज़ आप ध्यान देना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो इंडोस्कोपी, जैसा कि आप देखते हैं जो पेट का डॉक्टर होता है तो मुंह के अंदर एक पाइप डाल के इंडोस्कोपी की जाती है। तो इंडोस्कोपी के द्वारा जो हमारे बॉडी के अंतरांग होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ध्यान देना, इंडोस्कोपी जो होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो याद रखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के सिद्धांत पे आधारित होता है। ठीक है। और बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा। अब चलो दोस्तों प्रकीर्णन की बात, देखिए प्रकीर्णन क्या है। देखिए प्रकीर्णन में क्या होता है कि प्रकाश के रंग को अगर कोई फैलाएगा, अगर कोई प्रकीर्णित करेगा तो वो जो है क्या करता है, माध्यम के कण। तो यदि प्रकाश का माध्यम के कणों से टकरा करके विभिन्न रंगों में बिखरना ही प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश का प्रकीर्णित हो जाना, कई रंगों में बढ़ जाना। तो सबसे ज़्यादा जो प्रकीर्णन होता है मेरे भाई वो लाल रंग का, बैगनी रंग का होता है। और सबसे कम जो प्रकीर्णन होता है वो लाल रंग का होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, बैगनी का ज़्यादा होगा, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने वाला है। वो कम, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होगा, बैगनी का ज्यादा मेरे भाई। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो दोस्तों लाल दिखाई देने का कारण ये है कि जैसे सूर्योदय होता है तो सूर्य के द्वारा आने वाली किरणों में सारे रंग समाहित होते हैं, वो सभी रंग आएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन अन्य सभी रंगों का हो जाता है, लाल रंग का प्रकीर्णन कम हो पाता है। सबसे पहले पृथ्वी पर वही रंग आएगा, यानी वही रंग हमें दिखाई देगा, जो रंग दिखाई देगा वैसा ही सूर्य हमें दिखाई देगा। कहने का मतलब यही हाल सूर्यास्त के समय भी होता है, अन्य रंग जो होते हैं वो माध्यम के कणों में प्रकीर्णित हो जाते हैं, यहीं बिखर जाते हैं, और लाल रंग क्या करता है, सीधा उसका प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए लाल रंग दिखाई देता है। तो याद रखना है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग का दिखाई देना यह किस घटना की वजह से होता है, तो आप बताएंगे प्रकीर्णन की घटना की वजह से होता है। क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने की वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। और इसी पर एक प्रश्न आता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश के रंग के नीले दिखाई देने का जो मुख्य कारण है वो है कि सभी, जब आप दिन में देखते हैं कि सूर्योदय सूर्यास्त के बाद जैसे ही एक थोड़े समय के बाद आप देखेंगे या दोपहर में देखेंगे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यानी सभी रंगों का, 7 रंगों का जो मिश्रण का कलर होता है वो नीला होता है मेरे भाई। तो यह भी जो आकाश का नीला दिखाई देना यह भी प्रकीर्णन की वजह से ही है, प्रकीर्णन की घटना पे आधारित है। चलिए अब आगे क्वेश्चन आ रहा है कि समुद्र का रंग नीला प्रतीत, आप देखते हैं कि समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है। तो आकाश के परावर्तन, ध्यान देना, आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए आकाश में परावर्तन की घटना की वजह से, आकाश में परावर्तन और जल के कणों का
प्रकाश जल के कणों द्वारा, जल के जो कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होना, यानी एक तो प्रकीर्णन होता है और दूसरा परावर्तन। आकाश में परावर्तन की घटना हो रही है और पानी के जो कण हैं उसके अंदर प्रकाश का प्रकीर्णन हो जा रहा है। तो इस तरीके से जो है यानी परावर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों का कंबाइंड रूप होने की वजह से, यानी सारे इसी वजह से जो है समुद्र का रंग आपका क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग सूचनाओं के संचार में किया जाता है, इस चीज को ध्यान देना है। यानी ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग सूचनाओं के संचार में किया जाता है, यानी सिग्नल भेजने में किया जाता है। अब जरा ध्यान देना, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग एक जगह और होता है, इंडोस्कोपी, यानी इंडोस्कोपी में भी, यानी जो इंडोस्कोपी होता है, इंडोस्कोपी में भी जो है फाइबर जो है ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। खतरे का सिग्नल, देखिए आपने सुना होगा कि जो खतरे का सिग्नल होता है वो हमेशा लाल रंग का ही बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है यानी बहुत ही कम होता है, यानी यह अगर लाल रंग कहीं पर दिखाई दे रहा है तो लाल रंग जो है माध्यम के कणों से, धूल से, यानी धूल वगैरह या जो भी कोहरा वगैरह है उसका असर उसके ऊपर कम होता है, क्योंकि उसकी प्रकीर्णन की जो क्षमता है वो सबसे कम है, लड़ने की क्षमता माध्यम के कण से कम है। ठीक है, बैगनी की सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए सिग्नल हमेशा लाल रंग के बनाए जाते हैं। क्यों? उसका एक ही कारण है मेरे भाई कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और काफ़ी दूर से ही वो दिख जाता है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान देना, जो लाल रंग होता है उसका एक वजह और है कि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होती है वह अधिक होती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, बैगनी रंग की कम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष का बनना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप देखते हैं बारिश का मौसम होता है तो इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है, रेनबो। तो वो किन घटनाओं पे आधारित होता है? क्या ऐसा हो जाता है कि जो है आकाश में ये सातों रंग दिखाई देने लगते हैं? तो आप बताएंगे परावर्तन की घटना, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीनों चीजें होती हैं। एक परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है और साथ में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की भी घटना होती है। आकाश का रंग नीला दिखाई देना, भाई ये तो बात हो गई कि आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है। दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगा? कारण बताना है। भाई दोपहर अगर 12 बज रहा है तो उस समय इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगा? मेरे भाई उसकी कोई दिशा नहीं होगी, इंद्रधनुष बन ही नहीं सकता है। उसका कारण यह है कि सूर्य जो होता है वो ठीक ऊपर होता है, जिस कारण से ना प्रकाश का परावर्तन हो पाता है ना ही अपवर्तन हो पाता है। तो न परावर्तन होगा न अपवर्तन होगा, तो ऐसे हालात में फिर कहाँ से आपका जो है इंद्रधनुष बनेगा? ठीक दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष कभी नहीं बनती। अब आता है परीक्षा में पूछा गया प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं मेरे भाई, अच्छे से तैयार कर लो आप। प्राथमिक रंग में लाल, नीला, हरा रंग होता है। ठीक है, लाल, नीला, हरा रंग प्राथमिक रंग कहलाता है। द्वितीयक रंग कौन होता है? प्राथमिक रंगों की सहायता, यानी जो रंग प्राथमिक रंग की सहायता से बनेगा, जो रंग प्राथमिक रंग की सहायता से बनते हैं उसे द्वितीयक रंग कहते हैं। यानी जो इन तीन रंगों के मिलाने, यानी ये जो इन तीन रंगों, यानी जो दो रंग मिलाने से, यानी प्राथमिक रंग का हेल्प लेकर के जो बनेगा वो सेकेंडरी कलर होगा। लेकिन पूरक रंग क्या होते हैं? यदि आप दो रंगों को आपस में मिला दें और यदि वो सफ़ेद रंग में तब्दील हो जाए, यानी ये दो रंगों को आपस में मिलाने से यदि श्वेत रंग बनता है तो वह हमारा कॉम्प्लीमेंट जो है कलर कहलाता है पूरक रंग। जैसे आप नीला को पीला में मिला देंगे तो सफ़ेद हो जाएगा, यह पूछा गया क्वेश्चन। नीला में पीला मिला देंगे आप, सफ़ेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविज़न में किन रंगों का प्रयोग किया जाए? जो हमारा टेलीविज़न होता है, टेलीविज़न में किन रंगों के प्रयोग से विभिन्न रंग प्राप्त होता है? देखिए जो विभिन्न रंग टेलीविज़न के जो दिखाई देते हैं वो मूल रंगों की वजह से, यानी यही मूल रंग है लाल, नीला, हरा, यानी प्राथमिक रंग की वजह से। याद रखना टेलीविज़न में प्राथमिक रंग का प्रयोग की वजह से ही विभिन्न रंग दिखाई देते हैं, लाल, नीला, हरा। ठीक है, किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखिए। अब आपको पता है समतल दर्पण, समतल दर्पण की ये विशेषता होती है कि यदि आपको पूरा प्रतिबिंब देखना है दर्पण में तो आपको कम से कम अपनी ऊंचाई का आधी हाइट का जो है दर्पण होना चाहिए। अगर आपकी जैसे आपकी हाइट अगर 5 फीट है तो आपको पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए 2.5 फीट जो है दर्पण की जरूरत पड़ेगी। ठीक है,
अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लगने वाला है इसके बाद। कहता है वाहनों के पीछे जो वाहन होते हैं, जितनी भी आप देखते हैं मोटर वाहन है, बड़ी बड़ी वाहनें होती हैं, उनको पीछे देखने के लिए साइड जो है ग्लास लगा होता है, साइड मिरर लगा होता है। वह कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण? तो याद रखना मेरे भाई, जो गाड़ियों का जो हैवी वाहन होते हैं, वो जो भारी वाहन होते हैं, या वाहनों के जो पीछे के दृश्य को देखने के लिए जो साइड लाइट होता है, उसमें जो दर्पण होता है मेरे भाई, वो उत्तल दर्पण होता है, याद रखना है। अब दाढ़ी बनाने के लिए सामान्यतया किस जो है, यह भी पूछा गया कि दाढ़ी बनाने के लिए सामान्यतः किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो मेरे भाई याद रखना, उसका अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। एक चीज और ध्यान देना, अवतल दर्पण का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग है वो कहाँ? जैसे देखते हैं गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, जो गाड़ी की हेडलाइट होती है, तो उसमें आप देखते हैं कि एक बल्ब लगा होता है, बाकी जो है हेडलाइट के पीछे कटोरी टाइप का ऐसे होगा ये। तो जब इस पे, तो वो आपका जो है क्या होता है, वो वास्तव में अवतल दर्पण होता है। तो गाड़ी की हेडलाइट हो, चाहे कोई सर्च लाइट हो, जैसे सर्च लाइट हो या हेडलाइट हो, या ईएनटी के डॉक्टर, नाक कान गला के जो डॉक्टर लोग होते हैं, वो किस जो है दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वो अवतल दर्पण ही होता है। और सोलर कुकर आता है, परीक्षा में पूछा गया है कि जो खाना बनाने के का जो सोलर कुकर होता है, वो उसके अंदर जो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और एक परावर्तक दूरबीन में भी अवतल दर्पण का प्रयोग। तो ये सारे आपने देखा, दाढ़ी बनाने में, गाड़ी की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, ईएनटी के डॉक्टर भी इसका प्रयोग यही करते हैं। पूछ देगा कि नाक गला और आंख के डॉक्टर किस जो है दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आप बताएंगे अवतल दर्पण। और जो हमारा सोलर कुकर होता है, उसमें जो है किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, गाड़ियों व सड़कों पर लगे परावर्तक लैंप। आपने देखा है जो हाईवे की रोड बने होते हैं, जो बड़े बड़े 4 लेन 6 लेन होते हैं, उनमें बीच बीच में आप देखते हैं कि जब रात का समय होता है, जब गाड़ियां चलती हैं, तो उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो पीले रंग का चमकता है। तो उसी की बात करे जा रहा है कि सड़कों व गाड़ियों में लगा। अब जैसे कोई हैवी वाहन है, भारी वाहन है, तो उनके पीछे से कोई गाड़ी रात में टकरा न जाए, वहाँ पे जो है आपकी जो है परावर्तक लैंप लगा होता है। जब उसके ऊपर बाहर से कोई प्रकाश पड़ेगा तो पीले रंग का चमकने लगता है। तो गाड़ियों व सड़कों पर लगे परावर्तक लैंप में जो है जो लैंप होता है, उसमें जो दर्पण होता है, वो कौन दर्पण होता है मेरे भाई? उत्तल। ये बहुत जरूरी याद रखना है। वाहनों के पीछे जो साइड लाइट होती है और गाड़ियों व सड़कों पर लगे परावर्तक लैंप के अंदर कौन दर्पण होता है? तो वो मेरे भाई उत्तल दर्पण होता है, याद रखना है। अब देखिए अब ये बार बार क्वेश्चन पूछा है, अगर दो समतल दर्पण को समानांतर रखा जाए, यानी दो समांतर दर्पणों के बीच किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा अनंत। अगर दो समतल दर्पण हैं, दो समांतर दर्पण मतलब समतल दर्पण की बात कर रहा है। अगर दो समांतर दर्पण यानी एक दूसरे के पैरेलल अगर दर्पण रखे गए हैं, तो इनके बीच बनने वाला वस्तुओं का प्रतिबिंब कितना होता है? अनंत। और किसी प्रतिबिंब की संख्या आप कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए दो दर्पण जो है वो 90 अंश के कोण पे रखे गए, एक समतल दर्पण ऐसे, एक ऐसे 90 अंश के कोण पे। तो क्या करेंगे आप? 90 का 360 में भाग दे देंगे, तो 9 चौको 36, 4 आ गया, और उसमें से एक कम कर देना है। अगर हमारा जो है दो समतल दर्पण 90 अंश के कोण पे आप लगाए हो, तो आपका 3 प्रतिबिंब बनने वाला है। ठीक है। और ऐसे अगर आप जो है 180 अंश के, ऐसे ही आप जो है ये बहुत ज़्यादा परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि प्रतिबिंब की संख्या बताओ यदि दो समतल दर्पण को इतने एंगल पे रखा गया हो। तो सूत्र यही है 360/θ-1। 360/θ-1। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो लेंस की क्षमता होती है, जो पावर होता है, उसका मात्रक पूछता है। तो लेंस की पावर या क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जैसा कि आप जानते हैं उसे डायोप्टर कहा जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, प्लस डायोप्टर होती है। और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो माइनस में होती है, यानी माइनस डायोप्टर में होगी, यानी वहाँ -d है, तो वो अवतल लेंस है आपका। देखिए दृश्य प्रकाश के किस रंग में ऊर्जा अधिक होती है? ध्यान देना। तो देखिए दृश्य प्रकाश के किस जी, अब ये कहा जा रहा है कि ये खैर छोड़ो, आप ये वाला पानी में हवा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा कि पानी में जो हवा का बुलबुला होता है, जैसे पानी होता है, जैसे पानी में आप देखें कि उसमें हवा का जो बुलबुला होता है, वो आप देखते हैं वो
वो जो एक लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो पानी का जो बुलबुला होता है वो किस लेंस का काम करता है, तो ध्यान देना, पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ये आपको याद रखना है, अवतल लेंस की भांति, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानी का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। देखिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कै सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी से मतलब यह है कि दूर स्थित वह बिंदु जहाँ पर स्थित जो है किसी भी वस्तु को हमारी जो नेत्र है यानी जो मानव आँख है वो स्पष्ट रूप से देख सकती है। तो जो स्पष्ट रूप, देखिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी वह न्यूनतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु को मानव नेत्र स्पष्ट रूप से देख पाए, पढ़ पाए, तो वह जो न्यूनतम दूरी होती है वही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, दूर दृष्टि नहीं, न्यूनतम दूरी। तो 25 सेंटीमीटर से कम फिर अगर आप रखोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, इससे कम दूरी रहेगी तो पढ़ने में आपको आँख को दिक्कत होगी, ठीक है। चलो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक आएगा अभिसारी लेंस, जैसे कभी कभी यही पूछ दिया है अभिसारी और अपसारी। तो ध्यान देना, आप जैसे अभिसारी लेंस की बात करेगा तो जो अभिसारी लेंस होता है, जो जाने जो सारी किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर दे उसे अभिसारी लेंस कहते हैं, तो वो आपका उत्तल लेंस होता है। जो अवतल लेंस होता है वो क्या करता है, वो अपसारी लेंस होता है। वो क्या करता है कि जो किरणों को क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। अपसरित करना मतलब फैलाना। अगर अपसारी लेंस बोलेगा तो मतलब बात अवतल की कर रहा है, अगर अभिसारी लेंस की बात कर रहा है तो बात उत्तल की कर रहा है, यानी एक बिंदु पर जाकर के किरणें मिल रही हैं, ठीक है दोस्तों। कैमरे में अभिदृश्यक लेंस, जैसे कोई कैमरा होता है और अभिदृश्यक लेंस का मतलब जिस साइड वस्तु रखी होती है, तो जो कोई कैमरा होता है और जो वस्तु की तरफ वाला जो लेंस होता है, चूंकि वो लेंस जो है किसका बना होता है, तो मेरे भाई वो उत्तल लेंस होता है। कैमरे में अभिदृश्यक में कौन सा लेंस होता है, उत्तल बताएंगे। किस लेंस का प्रयोग अभिसारी लेंस में होता है, अब नाम से ही क्लियर है, देखो अभिसारी मतलब एक बिंदु पर केंद्रित करने वाला, यानी उत्तल लेंस बोला जाएगा। अब देखिए जहां पर बात कर रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की समस्या, देखो अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो आंख में जो दोष होता है वही दृष्टि दोष कहलाता है। तो उम्र के हिसाब से जो है मानव की आंख में तमाम प्रकार के दोष हो जाते हैं, जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो देखिए निकट दृष्टि दोष की ये पहचान है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखलाई देती हैं बट दूर की नहीं दिखती, और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की दिखती है, निकट की नहीं दिखती। तो अब समस्या क्या है दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष की यही समस्या है आपकी कि अगर जो है आपका दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो उसको दूर का तो दिखेगा, दूर दृष्टि दोष वाले पीड़ित व्यक्ति को निकट का नहीं दिखता, दूर वाले को निकट का नहीं दिखता, निकट वाले को दूर का नहीं दिखता, ठीक है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो जो वो निकट दृष्टि दोष में वो तो मान के चलो आप निकट का देख पाएगा लेकिन दूर का नहीं देख पा रहा है, ठीक है। अच्छे से आप समझ लो, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु नहीं दिखती, और दूर दृष्टि से अगर उसका निवारण करना है, अगर दूर दृष्टि दोष का निवारण, देखिए दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट वाला है तो उसे निकट का तो दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, दूर वाला है तो उसे जो है दूर का तो दिखेगा, निकट का नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए अब देखिए बात हो रही है कि जो मानव नेत्र होती है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आँख के रेटिना पर। यह भी प्रश्न आता है कि भाई मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है, कोई भी प्रतिबिंब, जैसे कोई वस्तु आपको दिखाई दे रही है तो उसका मानव नेत्र के अंदर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना में बनता है, ठीक है। रेटिना पर बनता है लेकिन उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है उसे सीधा समझता है, यही प्रश्न आया है, ठीक है। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक होगा लेकिन उल्टा होगा, लेकिन हमारा ब्रेन उसे क्या समझ लेता है, सीधा। प्रकाश के रंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, देखिए जो प्रकाश के रंग का जो निर्धारण किया जाता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो तरंग दैर्ध्य के द्वारा, यानी जो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है उसी के द्वारा जो है कलर का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। देखिए इंद्रधनुष में जो लाल रंग का विक्षेपण सबसे, रेनबो में लाल रंग का विक्षेपण अधिक होगा और बैगनी रंग का विक्षेपण कम होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब देखिए सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो किसके द्वारा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, विकिरण द्वारा। देखिए प्रकाश किरण पुंज जो अधिक दिशिक हो, ध्यान देना,
अब कह रहा है कि ऐसा, अब यहाँ पे बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यधिक दिशिक हो, जैसे आप, तो उसमें आएगा लेज़र, इरेजर, ऐसे करके तमाम। देखते हैं आप लेज़र लाइट, अगर लेज़र लाइट को आप किसी जगह मारते हैं तो वो सीधा बिल्कुल एक दिशा में जाती है, जरा सा भी नहीं मुड़ती, यानी जहाँ मारेंगे वही जाएगी। तो वही बात बोल रहा है, ये कह रहा है कि प्रकाश किरण पुंज जो अत्यधिक दिशिक हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं लेज़र। उस आप लाइट को क्या बोलते हैं, लेज़र लाइट दे दो भाई, लेज़र लाइट चाहिए हमें, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मोटर वाहनों की हेडलाइट की, हाँ अब ध्यान देना, देखिए जैसे मोटर वाहनें होती हैं ना, उनकी जो हेडलाइटों के द्वारा जो रोशनी आती है वो आँख पे जो है ड्राइवर की आँख या बैठे व्यक्तियों की आँख को चकाचौंध में डाल देती है। तो उसको कम करने के लिए, चकाचौंध हमारी आंखों पे कम पड़े, मोटर वाहनों के लाइट की चकाचौंध जो है वो आँख पे कम पड़े, तो इसके लिए जो है क्या होता है कि चकाचौंध को हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है जो है शीशे के अंदर, तो ध्यान देना पोलोराइड, तो वो पोलोराइड का प्रयोग किए जाते हैं। मोटर वाहनों की हेडलाइट की चकाचौंध हटाने के लिए पोलोराइड का प्रयोग किया जाता है, यानी पोलोराइड लगा देंगे आप तो पोलोराइड की वजह से थोड़ा सा उसकी चकाचौंध कम हो जाती है, ठीक है। पोलराइजेशन, पोलोराइड का प्रयोग करेंगे। कैमरा का कौन सा भाग मनुष्य के रेटिना के समान होता है, तो कैमरे का जो फिल्म होता है, फिल्म वाला जो भाग होता है वही जो है, अब उसमें कैमरे में दे देगा आपका जो है दर्पण, तमाम बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो कैमरा का कौन सा भाग मनुष्य के रेटिना के समान है, तो फिल्म पे टिक करेंगे। सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है, कारण क्या है भाई, सूखा बालू जो चमकीला दिखाई देता है, सूखा बालू जो चमकीला दिखाई देता है वो परावर्तन के कारण, ठीक है, परावर्तन के कारण। हेलोग्राम क्या है, एक त्रिविम छवि के पुनरुत्पादन करने के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड है। एक त्रिविम छवि के यानी 3D या 3D स्ट्रक्चर को पुनरुत्पादन करने के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड है हेलोग्राम। आप देखते हैं ना कि हेलोग्राम लगा है कि नहीं इस बुक के ऊपर, या कोई भी जैसे है तो सभी के ऊपर जो भी आजकल जो आपके जो भी सामान जैसे आ रहा है, तेल आ रहा है या तमाम कोई बुक आ रही है, उसमें देखते हैं हेलोग्राम लगा होता है जो 3D स्ट्रक्चर का होता है वो, ठीक है। किस रंग का मिश्रण दिन एवं रात के लिए सुविधाजनक होता है, यानी कौन सा ऐसा रंग है जो है चाहे वो दिन हो चाहे रात के लिए सुविधाजनक होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो वो लाल और हरा है। इसीलिए तो आप देखते हैं कि रेलवे लाइन के जो सिग्नल होते हैं, यानी हरा सिग्नल और लाल सिग्नल, दो ही सिग्नल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए चाहे दिन हो चाहे रात हो वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक है। ओके, सूर्य के किरणों की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है, तो सूर्य के किरणों की तीव्रता जो है एक्टियोमीटर से मापी जाती है, यानी सूर्य के किरणों की तीव्रता मापी यंत्र, सूर्य के किरणों की तीव्रता मापी यंत्र एक्टियोमीटर। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो की गति, ध्यान देना, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंगों की गति कैसी होती है, तो आप बताएंगे देखिए प्रकाश किरणों, प्रकाश की चूंकि प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है, जो प्रकाश की तरंगे हैं और जो रेडियो एक्टिव तरंगे हैं, कह रहा है जो रेडियो तरंगे हैं, इन दोनों की गति क्या होती है मेरे भाई, समान होती है, ध्यान देना। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कैसी होती है भाई, तुलना में पूछेगा तो बताएंगे एक समान होती है। पढ़ने के काम आने वाला ग्लास में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो जो पढ़ने के काम में प्रयोग किया जाता है, जैसे बहुत छोटे छोटे अक्षर लिखे हैं दवा वाले वो नहीं दिख रहे हैं, तो आप पता है कि आप उत्तल लेंस का प्रयोग करके देख लेते हैं। उत्तल लेंस में क्या होता है, सॉरी वो एक सरल सूक्ष्मदर्शी, आपको पता है ना सरल सूक्ष्मदर्शी में एकमात्र उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस का काम ही होता है कि किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा कर देना। तो सरल सूक्ष्मदर्शी, सॉरी जो सूक्ष्मदर्शी होता है आप देखेंगे उसमें एक उत्तल लेंस होता है, जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें दो उत्तल लेंस बने होते हैं। वो जो वस्तुएं हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखाई देती उसे वो उसके द्वारा देखा जा सकता है। दूरबीन में क्या होता है, दूरबीन दूर की वस्तु को देखने के लिए टेलीस्कोप जी। तो पढ़ने के काम आने वाली ग्लास में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे पढ़ना होता है तो हम नज़दीक देखना पड़ता है, तो निकट दृष्टि दोष में, अरे दूर दृष्टि दोष होता है, दूर का तो दिखता है निकट का नहीं दिखना, पढ़ना है निकट से, तो अब हमें उत्तल लेंस की ज़रूरत है, इसीलिए कह रहा है, ठीक है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना
जो है जैसे साबुन का पतला झाग आप देखते हैं उसमें चमकदार रंग बन जाते हैं, वो किस वजह से होता है? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण की घटना, यानी परावर्तन भी होता है और व्यतिकरण होता है। इन दोनों के वजहों से जो साबुन की झाग होती है, जो झाग के द्वारा जो बुलबुले बनते हैं उसमें आप देखते हैं वो चमकदार रंग के रूप में दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में लगा कि धूप के चश्मे का पावर कितना होता है। जो धूपी चश्मा लगाते हैं लोग, जो धूप से सुरक्षा के लिए जो चश्मा लगाया जाता है उसका पावर कितना होता है मेरे भाई? तो वो 0 डायोप्टर होता है। इसके बाद किसी तारे के रंग का, ठीक है, देखिए कोई अगर तारा है उसके रंग का पता कैसे चलता है, तो यह भी परीक्षा में पूछा गया है। तो किसी भी तारे के रंग का पता जो है उसके ताप से चलता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये मेरा करीब 60+ क्वेश्चन था, लेकिन आपने देखा कि इसके साथ अन्य भी आपको क्वेश्चन बताया गया। तो इस तरीके से आप सामान्य विज्ञान के प्रकाश से संबंधित 75+ प्रश्नों को आप देख पाए हैं और देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। आप इसे अच्छे से जब भी इस वीडियो को देखने चलें तो आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं और अच्छे से जो है सुन करके समझ करके इसका आप एक अच्छे से नोट बना लें। दोस्तों तो आप देख रहे हैं मैंने काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी कोशिश करके इस वीडियो को बनाने में मेरा जो है बहुमूल्य प्रयास इसमें लगा हुआ है। तो दोस्तों ये सब प्रयास केवल आप लोगों के लिए हो रहा है। तो यदि ये मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।